शुभ संध्या छोटू। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ सम्प। तो सम्प क्या है ये तो सब लोग जानते हैं। सम्प क्या होता है? पानी का जो स्टोरेज है, ये अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, ओपन कास्ट में ही। जहाँ पर पानी एक जगह पर जमा एक्यूमुलेटेड रहता है उसको हम लोग सम्प बोलते हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज। वाटर जहाँ पर जमा रहेगा उसको सम्प बोलते हैं। अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, अंडरग्राउंड में भी रहता है। गैलरी में, किसी गैलरी को हम लोग सम्प बना देते हैं। जनरली जो डीप मोस्ट गैलरी रहता है वो सम्प रहता है, या जब स्टेज पंपिंग करते हैं तो ऊपर का कोई गैलरी जो है सम्प बना हुआ रहे, यहाँ से फेस से पानी यहाँ ले जाएंगे, फिर इसके ऊपर सरफेस तक करते हैं, तो ये सम्प हुआ। हम लोग को जो ये टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक कोई बहुत छोटा टॉपिक है, इंस्पेक्शन ऑफ सम्प। सम्प का इंस्पेक्शन एज ए माइनिंग सरदार या एज ए ओवरमैन कैसे क्या करते हैं, कौन करेगा और क्या क्या चीज देखेगा, ये हम लोगों को सम्प में देखना है। तो सबसे पहले सम्प का इंस्पेक्शन कौन करेगा? सम्प का इंस्पेक्शन करने के लिए सर, इस पंप का प्राइस कितना होगा? पंप का प्राइस 10 लाख के आसपास होगा। प्राइस वाला चीज से हम लोगों को तो अभी ऐसा, ये माइंस का पंप है 150, होगा 7-8 लाख के आसपास तो होगा ही दाम इसका। दाम से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये बगल में हम लोग देख रहे हैं, ये सम्प है, ये पानी का जो जमा है, ये ओपन कास्ट माइंस का सम्प है। अंडरग्राउंड का जो सम्प है वो थोड़ा छोटा छोटा रहता है, इतना बड़ा इतना स्टोरेज पानी का नहीं रहेगा। तो एज ए माइनिंग सरदार जैसे इस पिक्चर में जब इंस्पेक्शन करेगा तो क्या क्या देखेगा? यहाँ पर जैसे एक चीज होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। ये जो एज है सम्प का, यहाँ पर फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पर इसके चारों किनारे किनारे फेंसिंग होना चाहिए था। फेंसिंग का कौन टाइप होगा आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा, सम्प के पास जब इंस्पेक्शन के लिए जाइएगा तो ये जो पंप है, यहाँ पर इसका बोलते हैं कपलिंग गार्ड रहता है। सर, ये कितना वोल्ट पर चलता है? ये यहाँ ये ओपन कास्ट माइंस का है तो ये 3.3 केवी पर है। जो अंडरग्राउंड माइंस का रहता है वो 550 वोल्ट पे चलता है। ये ओपन कास्ट में 3.3 केवी, अंडरग्राउंड में 5.5 वोल्ट पे चलता है। ये मोनो या रोटो पंप नहीं है, ये तो सिंपल टरबाइन या सेंट्रीफ्यूगल पंप है। टरबाइन पंप इसको बोल सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप। मोनो या रोटो पंप हम लोग अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। जो कीचड़ मोनो या रोटो पंप अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। अंडरग्राउंड फेस में जो कीचड़ वाला मड्डी वाटर होता है, कीचड़ वाला जो पानी रहता है, उसके लिए हम लोग रोटो पंप का यूज करते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन को कौन करेगा? देखिए, जो जनरल इंस्पेक्शन होता है संप का या पंप का, जनरल इंस्पेक्शन को माइनिंग सरदार कर सकता है। इंस्पेक्शन वाला पार्ट में हम लोग आते हैं। जो जनरल इंस्पेक्शन है कौन करेगा, उसको हम लोग रेगुलेशन के तहत देख लेते हैं। जो जनरल इंस्पेक्शन होगा, जो डे टू डे का इंस्पेक्शन होगा, जनरल इंस्पेक्शन जो डेली हम लोग को जाना है, वो जो है एटलीस्ट माइनिंग सरदार करेगा। मीन्स की माइनिंग सरदार का ऊपर पे का भी ओवरमैन भी कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है, लेकिन कम से कम माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर है वो करेगा। लेकिन एक जगह पर एक्सेप्शनल केस है। यदि माइंस जो है डिसकंटिन्यूड वर्किंग है, मतलब कुछ दिन तक माइंस बंद रहा है, डिसकंटिन्यूड रहा है, 7 दिन तक माइंस बंद रहा है, और 7 दिन के बाद हम लोग किसी जगह पर पंपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा, वहां पर जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा वो इंस्पेक्शन जो है करेगा ओवरमैन करेगा। ओवरमैन, एटलीस्ट ओवरमैन तो मीन्स कि ओवरमैन के ऊपर का असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है और मैनेजर भी कर सकता है। तो जो जनरल इंस्पेक्शन संप का है वो कौन करेगा? माइनिंग सरदार। लेकिन यदि कोई माइंस का
पंपिंग या कोई प्लेस है जहां पर ये पंपिंग होता था कि बहुत सारा आपका ये चाणक है जो बंद रह रहा है, डेली पंपिंग हो रहा है तो माइनिंग सरदार करेगा, लेकिन 7 दिन से ज्यादा के लिए अगर उसको हम बंद रखें और फिर चालू हो रहा है, तो उस समय फर्स्ट डे जो इंस्पेक्शन में जाएगा वो कम से कम एक ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर बन जाना चाहिए। अब ये ऐसे हम सरदार और ओवरमैन बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको रेगुलेशन में देखिए कहाँ पर दिया है। ये दिया है 165 नंबर रेगुलेशन में, प्रिकॉशंस अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग टी वाटरिंग। उसमें क्या लिखा है कि नो डिसयूज्ड माइन और शाफ्ट सेल बी डी वाटर्ड। कोई भी ये डिसयूज्ड माइन या शाफ्ट, कोई बहुत सारा माइन में काम नहीं हो रहा है और शाफ्ट पुराना चाणक्य उससे पंपिंग का खाली पानी हम लोग वाटर सप्लाई के लिए या कॉलोनी में सप्लाई के लिए कर रहे हैं, तो वहां का जो डिवाटरिंग होगा वो क्या बोलता है, अंडर कांस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए। मतलब कि हमेशा एक कांस्टेंट सुपरविजन कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होना चाहिए, विथ फ्लेम सेफ्टी लैंप एक वहां पर जलता रहेगा, या जो टॉर्चेज अप्रूव टॉर्च है उसके सिवा दूसरा कोई लाइट वहां यूज नहीं होगा। तो ये जो 165 के एक में इसके अनुसार एक क्या रहेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा। यहाँ ये दिया हुआ है कि 165 के एक में एक कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा। फिर इसी रेगुलेशन में दिया है फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइन और पार्ट which is reopened after discontinuous of mining operation for a period exceeding 7 days। जो हम अभी बात किए कि यदि कोई माइंस जो है 7 दिन के लिए बंद रहा है या 7 दिन से ज्यादा वहां आदमी नहीं गया, 7 दिन डिसकंटिन्यू रहा है, उसके बाद यदि खोलते हैं तो 7 दिन में बहुत गैस उस या कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा बोलता है कि इससे ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है वो जाएगा। और ये दो, यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अलग है और यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अलग है। अब ये कॉम्पिटेंट पर्सन होगा कौन, ये फिर जो है दूसरे रेगुलेशन में दिया हुआ है, जो जहां पर सारे कॉम्पिटेंट पर्सन को डिफाइन किया है। तो ये 2017 का जो 247 नंबर रेगुलेशन है उसमें दिया है कि जो 165 के 2 के तहत, 165 का 2 के तहत जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो ओवरमैन होगा। अभी हम लोग जो देखे ये 165 का 2 में क्या था, 7 दिन डिसकंटिन्यू होने के 7 दिन के बाद का जो इंस्पेक्शन है, तो डिसकंटिन्यू होने के 7 दिन के बाद का इंस्पेक्शन कौन करेगा, एक मिनट पॉइंटर ले आते हैं। माइन को डिसकंटिन्यू होने के 7 दिन के बाद का इंस्पेक्शन कौन करेगा, ओवरमैन करेगा। डिसकंटिन्यू माइन होता है और वहां पर जाके फिर यदि सम्प के पास पंप ऑपरेटर जाता है या किसी पर्पज से इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ एटलीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट, इसलिए कि 165 का 2 है, 165 का 1 में मतलब कि जो डे टू डे जो सुपरविजन होगा वो उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसके लिए दिया है माइनिंग सरदार। अब इसको फिर हम लोग देख लेते हैं। 2 ऑफ 165 उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन, ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट, मतलब ओवरमैन असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 1 ऑफ रेगुलेशन 165, तो यहाँ पर दिया हुआ है एटलीस्ट सरदार सर्टिफिकेट। तो इसको ये हम लोग कहाँ कहाँ से ये डाटा लाए, 165 में दिया हुआ है कि डिवाटरिंग के समय कौन कैसे करेंगे, तो एक फ्लेम सेफ्टी रहेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में होगा। तो जो जनरल जो सुपरविजन होगा वहां पर कौन रहेगा, माइनिंग सरदार रहेगा। जनरल सुपरविजन में कौन रहेगा, माइनिंग सरदार रहेगा। तो इसको याद रखिए, इस रेगुलेशन के तहत जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कौन है, माइनिंग सरदार। लेकिन यही यदि 7 दिन तक डिसकंटिन्यू रहा, उसके बाद जो कॉम्पिटेंट पर्सन इसमें लगेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन, यहाँ जो 7 दिन के बाद के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो कौन होगा, एटलीस्ट ओवरमैन। अब ये एटलीस्ट है मतलब कि इसके ऊपर का कोई रह सकता है। माइनिंग सरदार यहाँ है तो माइनिंग सरदार का ऊपर का कोई अधिकारी रह सकता है, ओवरमैन है तो इसके ऊपर का कोई अधिकारी रह सकता है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, यदि इंस्पेक्शन चूंकि अलग से दिया है तो ये माइन पंपिंग का सुपरविजन कौन करेगा, तो जनरल सुपरविजन पूछेगा तो एटलीस्ट माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर। और यदि ये पूछता है कि यदि माइन 7 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू रहा है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीना दिन के लिए, और उस डिसकंटिन्यूस के बाद माइन ओपनिंग होता है, तो उस समय जो कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन करेगा डिवाटरिंग पर्पज से वो कौन होगा, तो उसके लिए ओवरमैन होगा। ये ऑप्शन 4 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ओवरमैन मानेंगे, इस कंडीशन पे हम लोग मिनिमम माइनिंग सरदार, इसके ऊपर का तो कर ही सकता है। बाकी जो इंस्पेक्शन होगा उसका रिपोर्ट लिखना है, बाउंड पेज बुक जो रखा रहेगा उसमें काउंटर सेंडर डेटेड, तो ये सारे रेपुटेशन में रहता है।
अब हम लोग ये कौन कौन रहेगा ये क्लियर हो गया। किस डाटा ऑथेंटिक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस रेगुलेशन में कौन कॉम्पिटेंट है वो दिया हुआ है 2000 CMR 2017 का 247 नंबर रेगुलेशन में, कि किस रेगुलेशन के तहत कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। तो 165 के तहत जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसमें दो दे दिया, जो 165 का 2 7 डे वाला में ओवरमैन, 165 का एक रेगुलर जो होगा उसमें माइनिंग सर्वर। ठीक है, अब हम लोग बाकी पहुंचते हैं कि और क्या क्या अब जगह पे आते हैं। वो बीच में क्वेश्चन था इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, अगर ओवरमैन और देखिए उस टाइप का क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए। अगर अब दे देता है ये पंपिंग का, ये सम्प का इंस्पेक्शन या पंपिंग का या डिवाटरिंग का इंस्पेक्शन कौन करेगा, तो मिनिमम सर्टिफिकेट होल्डर देना चाहिए कि मिनिमम सर्टिफिकेट होल्डर कौन रहेगा। तो उसमें जो जनरल इंस्पेक्शन जनरल डे टू डे का है उसके लिए कौन बोले, माइनिंग सरदार। तो यहाँ ऑप्शन माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब दिया हुआ रहेगा। अगर मिनिमम वर्ड है तो ये माइनिंग सरदार मांगेगा, और मिनिमम नहीं है तो सब हो सकता है, ये भी कर 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 सकता है। तो वो उसका वर्ड पे देखना होगा कि क्या है। ऐसे ही सब केस में दिया हुआ रहता है कि मिनिमम सर्टिफिकेट या एटलीस्ट कौन रहेगा। फिर 7 डेज से ज्यादा के लिए रहेगा तो उसमें भी ऑप्शन रहेगा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर। तो इसमें भी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम वर्ड रहना चाहिए। मिनिमम सर्टिफिकेट बोलिए या मिनिमम एटलीस्ट कौन सर्टिफिकेट होल्डर रहेगा, तो वो यहाँ पर 7 डेज के बाद वाला में ओवरमैन। अब वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि दोनों दे देगा। जैसे सीएमआर में हर जगह दिया हुआ है, जहां पर जो ड्यूटी माइनिंग सरदार का है वो ओवरमैन, अंडर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, ऊपर का अधिकारी कोई भी कर सकता है, हर जगह दिया है ओवरमैन और मैनेजर्स, माइनिंग सरदार और ओवरमैन और मैनेजर्स। तो ऊपर का काम है, ऊपर का अधिकारी कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। मिनिमम का बात है, क्वेश्चन वैसा एक्सेप्शनल एक दो को आएगा तो फिर जो कॉमन सेंस वहाँ काम करेगा वही देना होगा। अब ये पंप का देख लिए, पंप के पास में जो जो इंस्पेक्शन करेंगे वो क्या, एक तो हो गया कि इसका ये मूविंग पार्ट्स कोई ओपन नहीं है, जैसे ये कपलिंग है, कपलिंग यहाँ पर नट बोल्ट रहता है वो टूट के कभी कभी फेंकाता है बहुत दूर। तो ये देख लेना होगा कि पंप का जो है ये कपलिंग गार्ड लगा हुआ है कि नहीं। इसके पीछे ये पंप के पीछे ये फैन लगा हुआ रहता है जो कि इसको कूलिंग करता है, तो इसके ऊपर में ये गार्ड है, ये गार्ड इसमें लगा हुआ है कि नहीं। ये सिंपल जो टुन्नू पंप है उसमें भी देखते हुए कि पीछे में एक पंखा लगा रहता है इसको कूलिंग के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैन गार्ड, इसको बोलते हैं कपलिंग गार्ड। तो ये दोनों जो है मेन, बाकी ये ज्वाइंट बॉक्स ये सब सही रहना चाहिए, केबल इंसुलेशन ये सब सही रहना चाहिए, फेंसिंग आसपास में रहना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आदमी ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी जो है अपना पीपीई के साथ में आएगा। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, जैसे जूता टोपी हैंड ग्लोव्स वगैरह अपना लगा के रहेगा। बाकी यदि संप है, ये जो बड़ा संप है तो उस जगह पर पीपीई में एक आध चीज और ऐड हो सकता है। पंप के पास जो आदमी आएगा क्या पीपीई पहन के रहेगा, एक तो उसका हेलमेट होगा, शूज होगा, हैंड ग्लोव्स होना चाहिए चूंकि इलेक्ट्रिकल सामान को ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद फ्लोरोसेंट जैकेट या नहीं, आजकल फ्लोरोसेंट कलर का लाइफ जैकेट आता है। लाइफ जैकेट पंप ऑपरेटर को देना जरूरी है ताकि पानी में फिसल उसल कर अगर जाता है तो लाइफ जैकेट के कारण वो डूबेगा नहीं। तो ये सारा उसका पीपीई पहन के है कि नहीं इंस्पेक्शन में ये देखेगा। उसके बाद और क्या क्या देखना है उसको देखते हैं। बाकी जो संप का इंस्पेक्शन होगा
वहां पर गैस चेक करना है। सम्प के पास ब्लैक डैम्प होने का चांस है। ब्लैक डैम्प या CO2 एडिशनल हो सकता है, H2S, O2 का डिफिशियंसी हो सकता है। तो ये सब के जांच के लिए एक जनरल इंस्ट्रूमेंट तो हम लोगों के पास फ्लेम सेफ्टी लैंप है। इसके लिए जो एक गैस का जांच कर लेंगे। तो सम्प के पास ज्यादातर ये सब गैस होगा। तो ये बाकी जो फ्लेम सेफ्टी लैंप से कैसे क्या जांच करते हैं वो तो वेंटिलेशन में आप लोग माइन इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ लिए होंगे, या नहीं तो इसका वीडियो होगा, अपलोडेड भी होगा। जैसे ब्लैक डैम्प यदि माइंस में है तो निश्चित रूप से फ्लोर के पास जब लैंप को ले जाएंगे तो क्या होगा, फ्लोर के पास लैंप को ले जाने पर क्या है, इसका लाइट कमने लगेगा, मुझने जैसा होगा, हाइट इसका फ्लेम का हाइट घटेगा। फ्लेम का हाइट क्या है, ये घटेगा। ये फ्लेम जो है छोटा होने लगेगा यदि फ्लोर के पास ले जा रहे हैं तो, या ऊपर नीचे कहीं भी ले जाने पर अगर ये फ्लेम घटते जा रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि वहां पर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है। तो ये फ्लेम के हाइट अगर ये और कांस्टेंट अगर अच्छा, जिस साइड का फ्लेम है उस साइड से यदि फ्लेम सेफ्टी लैंप अगर जल रहा है, इट मीन्स कि वहाँ ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नहीं है, इन्वायरमेंट सेफ है। संप का इंस्पेक्शन कब करेगा सरदार? संप का इंस्पेक्शन दो इशू है। एक, इसको फिर आते हैं फिर एक बार इस रेगुलेशन में। देखिए यहाँ पर 165 में दिया हुआ है प्रिकॉशंस अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डीवाटरिंग। तो डीवाटरिंग के टाइम में बोलता है कि कांस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर बोल रहा है, डिसयूज्ड माइन या शाफ्ट में। मतलब कि कुछ माइंस वैसा रहता है जहां पर कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या कोई वैसा शाफ्ट है जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन खाली पंपिंग हो रहा है। तो उस जगह पर जो पंपिंग हो रहा है वहां के लिए बोलता है कांस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि हमेशा। दूसरा एक केस क्या हो सकता है कि हम लोगों का माइंड में क्या हो सकता है कि जैसे ये किसी एक जैसे इस जगह पर डीप में हमारा पंप लगा हुआ है, इधर बाकी जो है मशीन बाकी सब गैलरी में चल रहा है। तो इस केस में अलग से एक कंटिन्यूअस सरदार या माई ओवरमैन को देने का जरूरत नहीं है। ये जो फेस का सरदार है वो 2-2 घंटा के इंटरवल पर जो है एक बार जो है वो पंप का भी इंस्पेक्शन कर लेगा, या ओवरमैन बीच में इंस्पेक्शन कर लेगा। लेकिन जो माइंस बंद है, सिर्फ जो है पंपिंग ही होता है, वहां पर क्या बोला, वहां पर बोला कांस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए। मतलब कि हमेशा ही सुपरविजन होना चाहिए। अगर माइंस बंद है, सिर्फ पंपिंग का काम हो रहा है तब। H2S का पता करने के लिए वो वेंटिलेशन वाला में फिर पढ़िए ना। H2S के लिए होलामाइट डिटेक्टर है, या फिर आपका मल्टी गैस डिटेक्टर से ही पता चलता है, या लिटमस पेपर से। उसको वेंटिलेशन में पढ़िएगा डिटेल में। अभी हम ऐसे बोलेंगे तो कहीं एक आध डाटा गलत हो जाएगा। फ्लेम सेफ्टी लैंप से H2S का पता नहीं लगेगा। H2S का वैसे ये सरे अंडा जैसा गैस गंध आता है तो उससे पता चल जाएगा, सरा अंडा जैसा गंध आ रहा है तो। नहीं तो इसके लिए होलामाइट डिटेक्टर या कुछ जो है अलग डिटेक्टर है, या मल्टी गैस डिटेक्टर, इस सब में भी ये रहता है, ये इसके लिए अलग डिटेक्टर है। फ्लेम सेफ्टी लैंप से ब्लैक डैम्प और OT डिफिशियंसी और CH4 का पता चलता है, बाकी किसी चीज का पता इससे नहीं चलेगा। बाकी का डिटेक्टर अलग अलग है। सरदार कब जांच करेगा वो अभी हम लोग डिस्कस किए ना। यदि हमारा डिसकंटिन्यूड माइंस है, मतलब कि माइंस बंद है, सिर्फ पंपिंग का काम हो रहा है। 165 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया, प्रिकॉशंस अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग। यदि सिर्फ पंपिंग का काम हो रहा है, माइन बंद है या चानक बंद है, शाफ्ट बंद है, सिर्फ पंपिंग का काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में बोलता है कि कांस्टेंट सुपरविजन होना चाहिए। मतलब सिर्फ पंपिंग कर रहे हैं तो एक सरदार कम से कम हमेशा होना चाहिए। कांस्टेंट सुपरविजन का मतलब ये होगा, और वो फ्लेम सेफ्टी लैंप के साथ रहेगा, या उसके जो टॉर्च दिया गया है वो भी साथ में रहेगा। इसको छोड़कर बाकी लैंप या लाइट नहीं रहेगा। और इसी में फिर क्या बोले कि यदि ये 7 दिन से ज्यादा माइन बंद रहा है और तब इंस्पेक्शन हो रहा है तो पहला इंस्पेक्शन जो है कम से कम ओवरमैन करेगा। तो ये हुआ कौन, या तो बंद माइन है खाली पंपिंग हो रहा है उसके लिए। लेकिन जो डे टू डे का है उसके लिए अगर फेस के बगल में ही संप है, फेस पंप है, तो उसके लिए अलग से माइनिंग सरदार देने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अलग सीम में पंप है तो वहां पर आपको अलग से माइनिंग सरदार देना पड़ेगा।
ओपन कास्ट में पंपिंग यदि आइसोलेटेड जगह पर है तो उस वहां पर बोलता है देने के लिए, लेकिन माइनिंग सरदार का शॉर्टेज है इसलिए उतना फुलफिल नहीं हो पाता है। वैसे पंप के पास बोलता है एक माइनिंग सरदार को देने के लिए। ओपन कास्ट में क्या दिया है या अंडरग्राउंड में, हर जगह एग्जामिनेशन बाई सरदार में क्या दिया है, एवरी पर्सन, हर एक आदमी जो है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के किसी माइनिंग सरदार के अंदर में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, किसी के सुपरविजन में होना चाहिए। तो वो आसपास में यदि कुछ है तो वो साथ में उसको भी सुपरवाइज करेगा। बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस पे यदि पंप है तो वहां पर सेपरेट माइनिंग सरदार देना चाहिए। हम लोग जो रिक्वायरमेंट बनाते हैं ओवर माइनिंग सरदार का, उसमें दिखाते हैं कि पंपिंग के लिए हर शिफ्ट में एक एक जो है माइनिंग सरदार चाहिए। बाकी फिर फेस के लिए रहता है, मशीन पे रहता है, ओबी डंप, कोयला स्टॉक, वो सब पे रहता है। संप का टाइप तो नहीं पूछा होगा। नहीं, ईसीएल का एक क्वेश्चन था, वो स्टेज पंपिंग कितना डेप्थ पे करते हैं, उसका कुछ डाटा एग्जैक्ट हम लोगों को मिला नहीं है कहीं से। ईसीएल संप का टाइप नहीं पूछा है, संप तो जस्ट पानी जहां भरा हुआ है वो संप का टाइप, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ईसीएल का क्वेश्चन था ये जो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे फेस में जो है यहाँ फेस का पानी हम लोग एक जगह, अब जितना हम लोग का एचपी का पंप है उसके हिसाब से ये हेड मिलता है, एक जगह पर हम लोग यहाँ पर पानी को जमा करते हैं, फिर यहाँ से हो सकता है दूसरे सिम में एक जगह और जमा करें, उसके बाद फिर हम लोग सरफेस पे पानी देते हैं। तो कहीं कहीं पे डबल स्टेज में रहता है, कभी कभी पर ये सिंगल स्टेज में डायरेक्ट यहाँ से भी सरफेस पे हम लोग पानी को पंप के थ्रू भेज देते हैं। तो उसमें स्टेज पंपिंग का एक डेप्थ पूछा था, तो ये हम लोग को किसी बुक में कहीं से डाटा ये मिला नहीं है, तो वैसे बताने पर गलत हो जाएगा। और डाटा कहीं मिला नहीं, अगर कहीं मिलता है तो हम लोग इसको बताएंगे। स्टेज पंपिंग का डेप्थ शायद इसीएल के क्वेश्चन में एक पूछा था, किसी बुक में कहीं से, वो फॉरेन वॉरेन के कोई बुक में क्वेश्चन सेटर को कहीं मिल गया होगा तो डाल दिया होगा, लेकिन बाकी किसी बुक में तो हम लोग को मिला नहीं है। ऐसे कुछ 150-200 मीटर बोल देने से गलत हो जाएगा, या क्वेश्चन ही गलत हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये स्टेज पंपिंग हम लोग जनरली करते क्या है, हर माइंड में देखा गया है कि ज्यादातर एक ही बार ही स्टेज पंपिंग करना पड़ता है, फेस से एक जगह पानी आता है, फिर यहाँ से डायरेक्ट जो है सरफेस पर चल जाता है, और किसी किसी केस में एक जगह और करना पड़ता है, एक या दो जगह करते हैं। और ये जो स्टेज पंपिंग का जो प्रैक्टिकल जो यूज में हम लोग देखे हैं, तो हम लोग का माइंस का जो बीसीसीएल सीसीएल इस सब का जो अंडरग्राउंड माइंस कितना 150-200 मीटर के आसपास डेप्थ में है, 150 मीटर, कुछ माइंस है जो 250 या 300 मीटर होगा, लेकिन ज्यादातर 150 मीटर है। तो स्टेज पंपिंग जो प्रैक्टिकल करते हैं वो कितना करते हैं, कभी 30 मीटर, फिर ये 50 मीटर, उसके बाद बाकी जो 50 से सीधा कर देते हैं। तो ये एक एवरेज डाटा है, ये टिपिकल डाटा है, लेकिन ये फिक्स कोई बुक में नहीं दिया हुआ है कि ये कितना होगा। अमित कुमार, तुमने 100 मीटर आंसर दिया था, तो ठीक है 100 में आंसर दिया, लेकिन ये 100 मीटर किसी सर्कुलर में, किसी रेगुलेशन में या किसी बुक से नहीं मिलता है। आप उस डाटा को दिया है तो उसको रेफरेंस में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, हाँ, और क्या क्या वो चेक करता जाएगा। तो एक तो हुआ ब्लैक डैम, ऑटो डिफिशियंसी। मेन ये, अगर फ्लेम सेफ्टी लैंप अगर सही सलामत जल रहा है तो मानिए कि आपका ब्लैक डैम्प नहीं है, सीओ आपका O2 सफिशियंट है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, और ये लेमैन कोई भी आदमी इसको देख लेगा कि लाइट जल रहा है, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन सफिशियंट है, O2 सफिशियंट है, वहां पर हम काम कर सकते हैं, वर्क करने लायक इन्वायरमेंट है। कोई भी आदमी देख कर, तो ये कॉन्स्टेंटली फ्लेम सेफ्टी लैंप जहाँ पंपिंग हो रहा है वहां ये जलते रहना चाहिए। दूसरा है कि जब हम लोग इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो ये देखेंगे कि वहाँ का रूफ प्रॉपरली सपोर्टेड है कि नहीं, जहाँ पर पंप है वहां पर रूफ बोल्ट, जिस टाइप का सपोर्ट यूज हो रहा है वो प्रॉपरली सपोर्टेड है कि नहीं, कोई रूफ में क्रैक वगैरह है तो नहीं, साइड सपोर्टेड है कि नहीं, या मतलब कुछ वैसा सपोर्ट से रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं, वो देखेगा जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन जा रहा है वहां पर। मूविंग पार्ट्स का गार्ड है कि नहीं वो हम लोग देख लिए, वो जो है ये कपलिंग गार्ड या फैन गार्ड ऊपर वाला पिक्चर में देख लिए थे। अप्रोच रोड ठीक ठाक है, मतलब आने जाने का रास्ता ठीक ठाक है कि नहीं वो, उसके बाद उस वहां पर फेंसिंग है कि नहीं, और पीपीई पहना है कि नहीं, ये सारे चीज हम लोग भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इंस्पेक्शन ऑफ पंप में
यही सब कुछ चीज है, बहुत ज्यादा चीज इसमें नहीं है। ये जो रेगुलेशन से जो दो चीज था हम लोग कर लिए, बाकी इंस्पेक्शन सरदार करेगा कि ओवरमैन करेगा ये भी क्लियर हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ है लोधना बीसीसीएल में। ये इंस्पेक्शन से रिलेटेड ही एक्सीडेंट था, बीसीसीएल का 5 जनवरी 2009 का एक्सीडेंट है। इसमें क्या हुआ कि एक ओवरमैन और दो मैसन मजदूर साथ में गया था इंस्पेक्शन करने के लिए। एक्चुअली ये पंप का नहीं, ओल्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन करने के लिए, पुराना माइंस का कोई खाद हो, पानी उनी है कि नहीं, वाटर लॉक्ड है कि नहीं, इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, या स्टॉपिंग का, ये सब में, या स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ये सब के इंस्पेक्शन के लिए जाता है लोग ओल्ड वर्किंग में। तो वहाँ क्या हुआ कि आज ये 10-11 बजे के आसपास ओवरमैन गया था, शाम 4 बजे तक, 10 बजे के आसपास गया था, शाम 4 बजे तक ये लौटा नहीं, 4 PM तक लौटा नहीं। बाद में मैनेजर एजेंट को जब पता चला कि अभी आया नहीं, तो बाद में आदमी को भेजा गया, तो गया देखा गया कि वो जो 3 आदमी गया था, तीनों आदमी माइंस में जो है वो मतलब अनकॉन्शियस पड़ा था, डेथ हो गया था, मर चुका था वो तीनों आदमी। बाद में इसका पता किया है कि कैसे क्या हमारा पोस्टमार्टम, नेक्स्ट डे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो इसमें पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि ये लोगों को हीट स्ट्रोक के कारण मर गया था। किस कारण से? हीट स्ट्रोक। तो ये पंपिंग या आइसोलेटेड प्लेस या ऐसा जो है वहां पर ये हीट स्ट्रोक का, हाई टेम्परेचर का, हाई ह्यूमिडिटी का और स्लगिश वेंटिलेशन, वहां जो रीजन था ये, तो पंपिंग के पास ये सब प्रॉब्लम आता है। और ऐसा पास्ट में एक्सीडेंट हुआ है, ये 2009 10-12 साल पहले का एक्सीडेंट है, जिसमें 3 इंक्लूडिंग ओवरमैन जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन है और काफी एक्सपीरियंस, लगभग 26 ईयर्स एक्सपीरियंस का ये आदमी था। और वो हीट के कारण क्या हुआ, हीट बहुत गर्मी था, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और तीनों का तीनों आदमी वहां पर ये डेथ हो गया था। तो उसके बाद ये सुझाव आया कि जो आइसोलेटेड प्लेस का इंस्पेक्शन है, एटलीस्ट तो 2 आदमी जाना चाहिए, तो इसमें तो 3 आदमी गया था, उसमें पार कर गया। लेकिन उसका जो टाइम लाइन है, जो लगता है कि इंस्पेक्शन करके 2 घंटा में आ जाना चाहिए, जो 2 आवर में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट 3 आवर के बीच में जो है नेक्स्ट टीम को भेजकर इसको सर्च आउट करना है। यदि लगले कोई जाता तो शायद ये लोग बच जाता। लास्ट में 4 बजे गया तो वो लोग अनकॉन्शियस पड़ा पड़ा जो है, हीट, काफी गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण ये फैटल एक्सीडेंट हो गया था। ये 5/1/2009 का है। तो पंपिंग का जब हम लोग इंस्पेक्ट, यदि उस टाइप का आइसोलेटेड प्लेस है, तो हम लोग को टेम्परेचर, वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी और वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सफिशिएंट है कि नहीं, अदरवाइज ये इस टाइप का एक्सीडेंट पास्ट में हुआ। अब पंप के पास बोलता है कि ऐसे तो फेंसिंग बहुत जगह लगाना है, टॉप ऑफ हॉल एंट्रेंस पे लगाना है, पंपिंग के पास लगाना है, सम्प के पास लगाना है। हम लोगों का जो अभी कंसर्न, हम लोग सम्प के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सम्प के पास, पंप के पास और भी बाकी चीज के पास ये फेंसिंग लगाने के लिए बोलता है। तो ये सम्प के पास किस टाइप का फेंसिंग होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ऐसे। ये फेंसिंग है डिफरेंट टाइप्स का। अब सम्प के पास कैसा फेंसिंग होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये डीजीएमएस सर्कुलर है 11/1959 का, 1959 का डीजीएमएस सर्कुलर है। उसमें दिया हुआ है कि किस जगह पर किस टाइप का फेंसिंग होगा। 11/1959 का डीजीएमएस सर्कुलर है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, जो डीजीएमएस के वेबसाइट पर जो कंप्लीट सर्कुलर है उसमें भी मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा। इसमें दिया हुआ कि कहाँ पर किस टाइप का फेंसिंग होगा। तो ये सम्प के पास जो फेंसिंग होगा, ये इसमें दिया हुआ उसका 8 नंबर में, वो S2 या G1 टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? S2 या G1 टाइप का फेंसिंग कहाँ पर होगा? सम्प के पास। अब S2 या G1 ऐसे से फेंसिंग का बहुत सारा टाइप है, S1 S2 S3 G1 G2 G3 G4 G5 U1 U2, इतना टाइप का फेंसिंग है। सबका स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है। एक दो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सम्प पढ़ रहे हैं। तो सम्प के पास कौन कौन फेंसिंग होगा? सम्प के पास विच टाइप ऑफ फेंसिंग इज नियर सम्प, अगर ये 4 ऑप्शन देता है
S3 दे दिया, G1 G2 दे दिया, G1 दे दिया और S5 यदि दे दिया तो ये ऑप्शन मारना होगा G1। ये S2 या G1, S2 या G1 टाइप का फेंसिंग हम लोग यूज करते हैं कहाँ? संप के पास। वैसा नहीं, ये संप वाला पूछने के लिए कोई भी पूछ सकता है। अभी हम लोग जो है संप से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो संप के पास कौन फेंसिंग होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें S2 या G1 बोलता है। अब ये S2 क्या होता है उसको थोड़ा सा देखना होगा तभी पता चलेगा ना। S2 या G1, G1 को ही पहले देखते हैं क्या है। G1 बोल रहा है रिजिड स्टील फेंसिंग, वर्टिकल मेंबर्स बीइंग नॉट मोर देन 3 मीटर अपार्ट। ये बोलता है स्टील फेंसिंग है, मतलब कि स्टील फेंसिंग में क्या है, यहाँ एक आयरन लगाइए, चाहे इस टाइप का वर्टिकल मेंबर्स रहेगा, जो कि क्या क्या हो सकता है, आयरन, आयरन स्टील किसी का चैनल हो सकता है, एंगल हो सकता है, या पाइप हो सकता है। फिर सबका डायमेंशन दिया हुआ है, कैसे क्या रहेगा। और इसमें जो फेंसिंग जो करेंगे, ये जो वर्टिकल मेंबर्स है इसके बीच में बोलता है 3 मीटर का से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जितना नजदीक नजदीक फेंसिंग रहेगा उतना ज्यादा सेफ है। तो ये 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मीटर। उसके बाद इस पे जो हॉरिजेंटल मेंबर्स जो ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे जो मेंबर्स लगाएंगे, उस मेंबर्स को बोलता है, इसका जो एडजेसेंट मेंबर है, मतलब कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर का जो बीच का दूरी है, वो 0.25 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे से फ्लोर से जो है, जो बॉटम मोस्ट, जो सबसे नीचे वाला है, जो सबसे नीचे वाला है, वो फ्लोर से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए। जैसे केज का हम लोग देखते हैं उसी टाइप का सिमिलर डाटा यहाँ भी है, केज का जो फेंसिंग रहता है गेट का। तो ये G1 टाइप का फेंसिंग होगा, जिसमें ये स्टील या आयरन किसी चीज का वर्टिकल मेंबर रहेगा। वर्टिकल मेंबर कितना, 3 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। हॉरिजेंटल मेंबर का एडजेसेंट दूरी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बॉटम मोस्ट मेंबर है, जो बॉटम मोस्ट मेंबर है, वो फ्लोर से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पर नहीं होना चाहिए। 1 मिनट मैसेज देख लेते हैं। सूरज जी टू अमित कुमार मदेशिया गैस एरिया में, अमित किरण सिंह U1। संप के पास जो फेंसिंग का डाटा दिया है वो तो S2 और G1 लिखा है जी, U1 कहीं लिखा है क्या? 1 मिनट, हम एक बार डीजी में सर्कुलर निकाल लेते हैं। U1 UT टाइप का ही फेंसिंग होता है, लेकिन U1 टाइप का फेंसिंग बोलता है गोफ के एंट्री के पास लगाना है। कहाँ पर? गोफ के एंट्री के पास U1 लगाना है। डिस्यूज्ड गैलरी के पास U2 लगाना है। एंट्रेंस टू साइट ऑफ एक्सीडेंट, इनफ्लेमेबल गैस, नॉक्सियस गैस, जहाँ गैस उस मिलता है वहां पर U1 टाइप का फेंसिंग लगेगा। अच्छा, गैस एरिया में कौन फेंसिंग लगाएगा वो पूछ रहा था। ठीक ठीक। तो गैस एरिया एंट्रेंस टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट और प्लेस वेयर इनफ्लेमेबल और नॉक्सियल गैस हैज बीन फाउंड, वहां के लिए U1 टाइप है। ठीक है, अमित का जवाब भी अमित किरण सिंह दिया था। ठीक है, U1 टाइप का फेंसिंग गैस एरिया के लिए है। ठीक है, डिस्यूज्ड गैलरी के लिए U2, और बाकी तो ये बहुत सारा टाइप ऑफ फेंसिंग है इसमें। सम्प के लिए हम लोगों को S2 या G1 टाइप का है। सम्प के लिए या टॉप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेपल पे मिड लैंडिंग शाफ्ट, उसके लिए S2 या G1 टाइप का है। तो S2 और G1 को एक बार वो हम लोग देख रहे थे कि क्या है, जो कंसर्न है उसी को खाली देख लेते हैं। तो G1 पहले क्लियर हुआ। G1 3 मीटर 3 मीटर 0.25 0.25 1.15 नीचे हो गया।
उसके बाद ये वर्टिकल मेंबर का भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन वो याद नहीं रहेगा उतना, पूछेगा भी नहीं, उतना डीप नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है। वर्टिकल मेंबर भी बोलता है आयरन है तो 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 5 सेंटीमीटर से कम का क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए। रेल का यूज करते हैं तो 10 kg पर मीटर वेट उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब डाटा उतना याद नहीं रहेगा। ये सब डाटा की यूज जिस समय फेंसिंग के लिए जब एस्टिमेट बनता है, जब ये प्रपोजल बनता है, उस समय वो एस्टिमेट निकालने के लिए कितना आयरन लगेगा, कितना स्टील लगेगा, कितना खर्च आएगा, किस टाइप का फेंसिंग डिजाइन होगा, अभी मोटा मोटी आप इतना डाटा याद रख सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस पे रहेगा और कितना इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब कुछ ये S2 टाइप का यदि फेंसिंग होगा तो क्या होगा। ये बोलता है, ये दो टाइप का बोल रहा है S2 टाइप का फेंसिंग में, एक बोल रहा है ब्रिक वाल का हो सकता है, ब्रिक वाल का हो सकता है, या नहीं तो फिर हो सकता है स्टोन वाल का हो सकता है। दोनों ही केस में हाइट कितना है, 1.5 मीटर से कम नहीं। जो फेंसिंग जो होगा, फेंसिंग का दीवार का हाइट कितना रहेगा, S2 टाइप का फेंसिंग का हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि ये ब्रिक के केस में है, ईटा का बनाते हैं, ब्रिक का बनाएंगे तो ब्रिक के केस में बोलता है कि फेंसिंग का जो ये विड्थ होगा या थिकनेस, जो दीवार का थिकनेस है वो 0.4 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और यदि स्टोन वाल का बनाते हैं, माइंस में ये स्टोन बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा ऐसे ऐसे रहता है, तो स्टोन वाल का भी लोग फेंसिंग कर देता है। तो स्टोन वाल का यदि फेंसिंग करेंगे तब पत्थर क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उस केस में क्या है कि ये वाला थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और ये थिकनेस 0.75 मीटर है। और दीवार का हाइट जो है यहाँ भी 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वर्टिकल मेंबर पे हॉरिजॉन्टल फेंस कितना होगा। शैडो फेंसिंग का क्या पूछ रहा है ये सर जी, इसका पीडीएफ पीडीएफ तो डाउनलोड। देखिए, फेंसिंग टोटल डिटेल में जानना है तो उसका तो बेटर रहेगा कि एक बार डीजीएमएस सर्कुलर, ये जो है ये 11/1959 का सर्कुलर, ये नेट पे अवेलेबल है। कंप्लीट सर्कुलर, ये वाला सर्च मारिएगा मिल जाएगा। उसमें पूरा ये डाटा है पीडीएफ, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो सम से रिलेटेड था उसका स्क्रीनशॉट हम इसमें लगा दिए हैं, जो पीडीएफ के साथ में चला जाएगा। बाकी उसमें और भी है फेंसिंग का टाइप। वर्टिकल मेंबर पे हॉरिजॉन्टल फेंस कितना होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ठीक पूछा है ये। वर्टिकल मेंबर पे हॉरिजॉन्टल फेंस कितना होगा। देखिए, ये दिया हुआ है कि ये एक जो टोटल हाइट जो है, ग्राउंड से ऊपर का हाइट जो होगा, हाँ, ये वाला जो टॉप मोस्ट मेंबर का और बॉटम से जो हाइट है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मान लिया जाए कि 15 पहलक्का लगाए 15 सेंटीमीटर पर 0.15 पे, दूसरा लगाए 0.25 पे, तीसरा लगाए 0.25 पे, तो ये कितना, ये 25, 25, 50, 65 एक ठो और ऊपर लगाना पड़ेगा। अब हुआ 75 और 15, अभी भी 90 हुआ। 75 और 15 90 हुआ, वो 1 मीटर बोल रहा है तो एक ठो और लगाना होगा। अब जाके ये हुआ कितना, 1.15 मीटर। तो ये बोलता है कि मिनिमम जो इसका हाइट है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम हाइट 1 मीटर देने के लिए आपको 5 गो फेंसिंग का ही लगाना पड़ेगा। ये 1 2 3 4, हाँ 5, ये जो हॉरिजेंटल मेंबर है एटलीस्ट 5 रहेगा, एटलीस्ट 5। आप इससे ज्यादा रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम बोल रहा है, तो 5 हॉरिजेंटल मेंबर कम से कम होगा। वर्टिकल पे हॉरिजेंटल फेंस कितना होगा, तो मिनिमम 5 होगा। उससे ज्यादा रखने से कोई इशू नहीं है, कम रखने पर ये वाला, ये जो कि 1 मीटर का जो ये एरिया है ये 1 मीटर आएगा। ये बोलता है फेंसिंग का हाइट कम से कम 1 मीटर होना चाहिए बॉटम से, तो 1 मीटर तभी होगा जो ये कम से कम इतना पड़ जाएगा। अब ये जो है 1.15 हो रहा है, ज्यादा हो गया तो आप इसको कम कर सकते हैं यहाँ जो अगला, लेकिन मिनिमम है, आप ज्यादा हाइट रखिए उससे कोई इशू नहीं है।
उसके बाद आते हैं थोड़ा सा, अब ये देख लेते हैं S2 टाइप का देख लिए। तो ये जो कंसर्न हम लोग का S2 और G1 टाइप है, बाकी आप समझने के लिए S1 फेंसिंग को याद रखिए, S1 फेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ये एक दो क्वेरी का टॉप पेज पे या एबंडेंट क्वेरी में इसको लगाते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ भी जो ब्रिक वॉल है तो 40 सेंटीमीटर है। हाइट इसका बोलता है ये 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मीटर विथ बार्ड फेंस नॉट लेस देन। ये S1 टाइप के फेंसिंग में बोल रहा है एक ब्रिक वॉल बनाइए। ब्रिक वॉल का हाइट बोल रहा है 1.2 मीटर रहेगा, ये वाला हाइट जो है 1.2 मीटर। और ये 1.2 मीटर के ऊपर में, इसके ऊपर में फिर बोलता है बार्ड वायर फेंसिंग कीजिए। और ये बार्ड वायर फेंसिंग ये फिर जो है ये बोलता है कम से कम 0.6 मीटर, मतलब कि दीवार S1 टाइप का फेंसिंग में क्या बोला है, दीवार भी बनाइए और दीवार के ऊपर में ये बार्ड वायर भी लगाइए, जैसे कहीं कहीं पर बाउंड्री में देखते होइएगा। तो ये दीवार जो रहेगा वो दीवार कितना का रहेगा, 1.2 मीटर हाइट का, 0.4 मीटर थिकनेस का। इसके ऊपर जो बार वार्ड रहेगा वो 0.6 मीटर हाइट का। और इसका जो हर एक मेंबर जो है, जो हॉरिजेंटल मेंबर है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहना चाहिए। इसको एक बार खाली इस पर समझ लेते हैं। जो S1 टाइप का फेंसिंग है वो बोल रहा है, ऐसे ये संप के लिए नहीं है, जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये संप के लिए नहीं है, इसका यूज अलग है। पहले S1 टाइप का फेंसिंग क्या होता है वो हम लोग, S1 चूंकि स्टार्टिंग से है इसलिए S1 को एक जानिए। वो फेंसिंग है क्या, ये जो बोलता है कि एक ब्रिक वॉल का दीवार रहेगा, दीवार का थिकनेस कितना होगा, वॉल का जो थिकनेस जो है वो वॉल का थिकनेस 0.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वॉल का जो हाइट है वो कितना होगा, हाइट जो है इसका 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर में बोलता है कि ये वर्टिकल मेंबर जगह जगह पे लगाइए। और इसके ऊपर ये बार्ड वायर लगाने के लिए बोला है। और ये बार्ड वायर जो है ये हॉरिजेंटल मेंबर के बीच का जो गैप है वो 0.25 मीटर, या सेंटीमीटर में बोलिए तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कम से कम कितना, 0.6 मीटर होना चाहिए। तो 0.6 मीटर कब होगा, जब ये 0.25 का 3 बार लगाएंगे तब ये 0.75 होगा, तब ये 0.6 से एवब होगा। तो कम से कम इस केस में क्या है कि 3 गो आपको ये लगाना होगा हॉरिजेंटल मेंबर को। अच्छा, इसमें एक हाँ ठीक है, तो S1 हो गया, S1 हो गया, S2 देख लिए। S3 भी एक इम्पोर्टेंट है। S3 टाइप का फेंसिंग जो है सबसे इजी फेंसिंग है। ये बोलता है कि आप जो है वायर रोप से कर सकते हैं, बार्ब्ड वायर से कर सकते हैं, मूवेबल पोस्ट पर, मतलब कि लकड़ी पे, लकड़ी से भी बना सकते हैं, आयरन से भी बना सकते हैं, कंक्रीट से भी बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, किसी टाइप का बना सकते हैं। और इसका हाइट 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। S3 टाइप का फेंसिंग देखते हैं। इसमें हम लोगों को सहूलियत है, ये वर्टिकल मेंबर जो है आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, या लकड़ी हो सकता है, किसी टाइप का हो सकता है, इवन बांस का भी हम लोग बना सकते हैं, बम्बू का भी। इसमें जो फेंसिंग रहेगा ये टॉप और बॉटम मेंबर के बीच में बोलता है कि 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो हॉरिजेंटल मेंबर है, बार्ड वायर हो या वायर रोप का जो स्ट्रैंड है, जो पुराना रोप जो माइंस का है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जो बॉटम मोस्ट होगा, सबसे नीचे वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी मेंबर जो है 0.3 मीटर, मतलब 30-30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर ये भी रहेगा, 0.3 मीटर। और ये 25, अब बोला फिर यहाँ पर मामला फंस गया कि कम से कम कितना बोला, 1 मीटर। तो 30-30-60 और ये 85 हुआ, तो कम से कम यहाँ भी 4 गो मेंबर ये देना होगा, तब जाके हमारा ये 1 मीटर से ज्यादा होगा। 0.3, 0.3 और ये 0.3 मीटर, तब ये जाके
1 मीटर से जा रहा होगा 90, 115, 1.15 मीटर लगभग, ये भी हो जाएगा। तो ये संप का जो था इसमें, और ज्यादा कुछ संप का वैसा नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ संप में इतना ही है संप का। बाकी कोई डिजाइन और वैसा डैम के बारे में है तो डैम को हम लोग अभी नहीं लिए हैं इसमें। इंस्पेक्शन ऑफ संप जो टॉपिक था उसमें इतना ही चीज था। फेंसिंग S2 या G1 टाइप होगा। इंस्पेक्शन क्या करेंगे, एक मिनट रुक रुक। ये हम लोग देख लिए, कौन करेगा वो देख लिए, क्या क्या करेगा वो देख लिए। इससे ज्यादा इसमें है नहीं, और क्वेश्चन इससे आएगा भी नहीं। एक आध दो क्वेश्चन वो सिर्फ इंस्पेक्शन कौन करेगा, कौन कॉम्पिटेंट होगा, ये आ सकता है। बाकी ज्यादा इससे कुछ नहीं आएगा। पंप में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये इस टॉपिक में इतना ही है। ज्यादा आप लोगों का टाइम किल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा डाटा नहीं है। क्लास को एंड कर देते हैं यहीं पे। फिर बाकी कुछ आप लोगों का क्वेरी होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। शॉर्ट रिवीजन ठीक है, इसको कर देते हैं क्योंकि संप में जो ये टॉपिक जो है इंस्पेक्शन ऑफ संप है। संप का इंस्पेक्शन कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले संप क्या है, तो जो वाटर का स्टोरेज इधर जो अंडरग्राउंड में ओपन कास्ट में रहेगा वो संप स्टोरेज हो गया। क्या क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे वहां पर फेंसिंग है कि नहीं। टाइप में तो हम लोग देख लिए S2 या G1 होगा। उसके बाद जो पंप का पार्ट्स में देख लेंगे कि ये कपलिंग गार्ड लगा है कि नहीं, फैन गार्ड लगा है कि नहीं। बाकी इसका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो इंटरनल को ये कितना एम्पियर या वोल्टेज है वो माइनिंग सर्वर या ओवरमैन को देखने का जरूरत नहीं है। जो रेगुलर जो डे टू डे अगर माइंस रनिंग में है तो इंस्पेक्शन करने के लिए माइनिंग सरदार इसके लिए कॉम्पिटेंट इनफ है। लेकिन कोई बंद माइंस है और 7 दिन से ज्यादा बंद रहता है उसके बाद खुलता है तो उस कंडीशन में ओवरमैन को एटलीस्ट यहाँ कॉम्पिटेंट होगा। और बंद माइंस का डिवाटरिंग करने के लिए जो है संप या चाना ये साफ्ट से हो या कोई डीसी या माइन बंद है सिर्फ पंपिंग का काम हो रहा है तो वहाँ कांस्टेंट एक सुपरवाइजर रहेगा जो एटलीस्ट माइनिंग सरदार होगा। अदर केसेस में अदर केसेस में फेस के अगल बगल है तो अलग से देने की लिए जरूरत नहीं। फेस माइनिंग सरदार बीच में 2 घंटा में एक बार जाके इंस्पेक्शन कर लेगा। आइसोलेटेड प्लेस पे अलग सिम में यदि पंप है तो वहां अलग से माइनिंग सरदार देना होगा। जैसे एक सिम नीचे चल रहा है दूसरा सिम ऊपर है तो अलग सिम में है अलग सेक्शन में है तो उस केस में माइनिंग सरदार सेपरेट देना पड़ेगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस वहाँ फ्लेम सेफ्टी लैंप के साथ अवेलेबल रहेगा। ये एक तो ये डाटा रखे थे। अच्छा, ये हम लोग इसको शायद डिस्कस किए कि नहीं। ये हम लोग का पंपिंग जो है रेगुलेशन में 3 डिफिनीशन दिया है। एक डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग और एक वर्किंग प्लेसेस। तो पंपिंग जो हमारा जो है डिसकंटिन्यूड या डिसयूज्ड वर्किंग में जो डे टू में नहीं आएगा। अगर माइंस का ठीक है प्रोडक्शन वाला पार्ट अगर बंद है तो वो डिसयूज्ड वर्किंग या डिसकंटिन्यू। लेकिन यहाँ वर्किंग प्लेसेस का मतलब अगर माइंस का जो रनिंग है, वर्किंग प्लेसेस का क्या मतलब है, एनी प्लेस इन ए माइन टू व्हिच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। आदमी को हम लोग लॉफुल एक्सेस मतलब लॉफुल एक्सेस क्या मतलब कानून के तहत काम में अगर हम भेजते हैं वहां पर तो वो वर्किंग प्लेस में ही आएगा। तो माइंस का जो रनिंग माइंस है, इधर प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर संप है अगल बगल है तो ये आइसोलेटेड प्लेस में नहीं आएगा, ये हमारा रनिंग माइन का पार्ट होगा। और उस केस में जो फेस का सरदार है वो टाइम टू टाइम बीच में इंस्पेक्शन कर लेगा। बाकी अगर ज्यादा डिसकंटिन्यू है तो उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सर पंप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्पेक्ट करेगा या माइनिंग सर्वर। नहीं, पंप का जो मैकेनिकल पार्ट है, जो इंटरनल ब्रेकडाउन है वो तो अपना मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल देखेगा। लेकिन आपको जो माइनिंग सरदार या ओवरमैन को जो इंस्पेक्शन है वो तो जनरल इंस्पेक्शन है, सेफ्टी से रिलेटेड ना, कि वहां फेंसिंग है कि नहीं, कोई गैस का एक्यूमुलेशन तो नहीं है, आदमी अपना जो सेफ्टी का डिवाइस है उसको लेके यूज कर रहा है कि नहीं, वो जनरल सेफ्टी के लिए। बाकी इंस्पेक्शन तो फॉरमैन करेगा या
इंजीनियर करेगा, वो अलग है। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ सम्प में और ज्यादा कुछ नहीं, फिर आगे कुछ डाटा इससे रिलेवेंट कहीं से कुछ मिलता है तो हम लोग फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कभी कर लेंगे। अभी क्लास को एंड कर देते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। क्लास को लीव करते हैं। ये अनुराग क्या है? पंप को हम लोग अलग से देखेंगे। पंप पता नहीं, लग रहा है ईएमटी फोल्डर में सारा पंप शायद गौरव सर पढ़ा के रखे होंगे। देखते हैं, बात करते हैं, अगर वो पढ़ाना होगा तो पंप अलग से हम लोग कराएंगे। पंप को लेना होगा तो अलग से हम लोग कर लेंगे क्लास में। देखिए, संप वर्किंग प्लेस में ही आएगा, क्योंकि वहां पे वर्किंग प्लेस का क्लियर कट डिफिनीशन है कि एनी प्लेस इन द माइन वेयर देयर इज लॉफुल एक्सेस। लॉफुल एक्सेस का मतलब क्या है? जहां पर कि आपको मैनेजर जाने के लिए लॉफुल बोलता है। लॉफुल एक्सेस जैसे गोप है, वहां पर आपका लॉफुल एक्सेस नहीं है। जो बंद इलाका है, जिस सिम में जाना है बंद किया हुआ है, तो वहां नहीं। लेकिन संप के पास तो क्या है, अगर पंपिंग हो रहा है तब। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन वहां ध्यान रखना होगा। संप यदि पंप एक सिंपल है कि पानी भरा हुआ है, ये संप है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, तब उस केस में तो ये डिसयूज्ड वर्किंग हो जाएगा या अनयूज्ड वर्किंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पंप लगा हुआ और हम डेली वहां पर पंप खलासी को भेजते हैं, फीटर को भेजते हैं, माइनिंग सरदार को भेजते हैं, तब वो वर्किंग प्लेस में आ जाएगा। तब ये लॉफुल एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ पानी है, यहाँ पर जो है किसी का आना जाना नहीं है, तो वो जो है हमारा अनयूज्ड वर्किंग में या डिसयूज्ड वर्किंग में आ जाएगा। लॉफुल एक्सेस का मतलब क्या है? जहाँ मैनेजर अधिकृत कर दिया है कि वहां पर जा सकता है आदमी। अगर ऐसे संप है तो फिर फेंस करके रहेगा, फिर वो अनयूज्ड या डिसयूज्ड वर्किंग होगा। सर कैन क्या लिखा है? हाँ, माइंड डिसयूज्ड है तो पंपिंग होता है। माइंड डिसयूज्ड मतलब कि डिसकंटिन्यूड है, वहां पर जो है ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, माइंस बंद है। ज्यादातर ये इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है। ये इवन इंक्लाइन माइन में भी आ रहा है, या वर्टिकल जो शाफ्ट है वहां पर भी आ रहा है, ये माइन नहीं हो रहा है। तो उस जगह पर भी देखते हैं, ये इसका अगर डोली, ये चाणक वाला माइन से इससे आदमी उतरता है, जाता है अपना लेवल में, फिर पानी चलाता है और पंप से पानी ऊपर जाता है सरफेस पर। ज्यादातर ये पंपिंग हो रहा है वाटर, ये क्या बोलते हैं, कॉलोनी में सप्लाई के लिए, कॉलोनी सप्लाई के लिए ये जो पंपिंग माइंस, पंप से ही पानी का सप्लाई उसमें होता है। बंद माइंस में भी पंपिंग होता है, एक ये पर्पज से हो सकता है। दूसरा, आजू बाजू माइंस में कहीं वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो उस पर्पज से अपर सिम को हो सकता है कि डिवाटरिंग कर रहा हो, किसी दूसरे पर्पज से भी कर सकता है। तो बंद माइंस में पंपिंग का मेन पर्पस पानी के लिए हम लोग करते हैं। कपलिंग गार्ड और फैन गार्ड कौन चेक करेगा, मैकेनिकल वाले या माइन? नहीं नहीं, माइनिंग सरदार कम से कम ये तो देख लेगा ना कि फैन गार्ड लगा है कि नहीं। इसको सिर्फ देखना है कि फैन गार्ड लगा है कि नहीं, कपलिंग गार्ड लगा है कि नहीं। अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो ये फॉरमैन या इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा। दूसरा कि इसका जो रिपोर्ट बुक है, वो रिपोर्ट बुक का रिमार्क्स का या किसी कॉलम में लिख देगा, कपलिंग गार्ड नहीं पाया गया या फैन गार्ड नहीं पाया गया। अब फिर इंजीनियर या फॉरमैन का ड्यूटी है कि अगर फैन गार्ड या कपलिंग गार्ड नहीं है तो उसको लगाएगा। ये लगाने का काम फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन का नहीं है, जो इंजीनियर है वो लगाएगा। कपलिंग गार्ड या फैन गार्ड कौन चेक करेगा? तो वो मैकेनिकल वाले भी पैरेलली मैकेनिकल फॉरमैन भी देखता है, लेकिन चूंकि आप सेफ्टी से रिलेटेड है तो माइनिंग सरदार ओवरमैन भी इसको एक बार रिमाइंड कर देता है। सर कैन फैन गार्ड और कपलिंग गार्ड कौन देखेगा, माइनिंग सरदार या मैकेनिकल वाले? इसको माइनिंग सरदार, मैकेनिकल वाले तो देखेंगे ही, माइनिंग सरदार भी एक बार देख के, चूंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड इशू है ना। वो पंखा चलते रहता है, वहां पर किसी का हाथ चला जाता है या कुछ हो जाएगा तो चोट घाट लग जाएगा ना, कपलिंग का बोल्ट टूट जाएगा, तो उस केस में क्या है, आसपास जो आदमी है उसको इंजुरी हो सकता है। इसलिए ये माइनिंग सरदार देख के इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ये छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास देखते हैं जो
पंप का शायद जरूरत होगा तो पंप का क्लास हम लोग कराएंगे, या उधर सर करा दिए होंगे। अभी क्लास को एंड कर देते हैं, टाइम किल नहीं कीजिए अपना। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। क्लास लीव करते हैं। ओके, थैंक यू।